कंज्यूम नहीं हुआ था उसमें भी बाकी, तो वो इसीलिए शायद ग्रॉस 15 लाख करोड़ के आसपास बता रहे हैं कि हम लोग उतनी बोरोइंग करेंगे और फिर इस कैपेक्स को पूरा करेंगे। ये जो बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान ये लेके चल रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। इससे जो आप एक स्किल वाली बात या एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं वो होते हुए दिख रही है आपको, ये कि अगेन ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लान सामने रख दिया गया फौरी तौर पर, क्योंकि ये इस समय की करंट सिचुएशन जो है वो जॉब के लिहाज से बहुत बहुत ही डाइशी है। देखिए, जो हो रहा है इंडिया में जीएसटी के बाद सड़कों की नेटवर्क इम्प्रूव हो रही है। आई थिंक जैसे नीलेश भाई ने बोला, करीबन लास्ट 10 साल में सड़क की नेटवर्क डबल हो गई है। एयरपोर्ट्स की तादाद मेरे ख्याल से ट्रिपल हो गई है। सो ये वाला सिलसिला जारी रहेगा और ये जो लार्जर कंपनीज है उनके लिए बेहद यूज़फुल है। लार्जर कंपनी पूरी इंडिया में फैली हुई होती है, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ रहा है। जीएसटी के बाद वो सिंगल मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, सड़कें और बेहतर होगी। रेलवेज़ में भी प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी मोटा जंप किया है बजट में। सो वेल रन लार्जर कंपनी के लिए इंडिया मोर एंड मोर एफिशिएंट प्लेस टू ऑपरेट होगी। उससे मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन हमारी इकॉनमी में बढ़ेगी। लार्जर द स्ट्रॉन्ग विल गेट स्ट्रॉन्गर और इंडस्ट्री कंसंट्रेशन बढ़ेगी। उसके साथ अगर ये टैक्स सिंप्लीफिकेशन का अगर आप एंगल जोड़ें, जो सैलरीड क्लास ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है उसके लिए ये बजट बहुत पावरफुल है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली सैलरीड क्लास, उसके एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा, एम्प्लॉई को भी फ़ायदा, सिंप्लीफिकेशन का माहौल चालू रहेगा। और सारा जोड़ के देखिए, कंजम्पशन में बूम, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो कैपेक्स को भी फाइनेंस कर सकते हैं, कंजम्पशन को भी फाइनेंस कर सकते हैं। आपको पूरा इकोनॉमी का ढांचा सामने बूम करता हुआ दिख रहा है। सैलरीड क्लास वर्किंग इन स्किल्ड सेक्टर फॉर लार्ज कंपनीज बोरोइंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उनके लिए पूरी सोना चांदी वाली बजट है। ओके, अच्छा, थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो अगले साल का टारगेट है उसमें 51,000 करोड़ या 61,000 करोड़ की बात हो रही है नीरज जी। जो मेन है उसमें 51,000 करोड़ लिखा है और जो उसके बाद एक सब हेडर है उसमें अदर्स मिला के 61,000 करोड़ का है, लेकिन मेन डाइवेस्टमेंट टारगेट करीब 51,000 करोड़ का है। तो वो रीजनेबल टारगेट है, बहुत प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी अनरियलिस्टिक टारगेट्स थे डिसइन्वेस्टमेंट के, तो उसको काफ़ी नीचे लेकर आए हैं नीलेश भाई। लेकिन मार्केट इसको किस तरीके से देखेगा 51,000 करोड़ का डाइवेस्टमेंट टारगेट? डाइवेस्टमेंट में हमने एक ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन किया है। तेजी की मार्केट हो, मंदी की मार्केट हो, नहीं किया है, कोई भी हो मार्केट, हमने कभी वो बजटेड एस्टिमेट अचीव नहीं किया है। तो बस अब तो यही प्रेयर करेंगे कि ये डाइवेस्टमेंट टारगेट इस बार अचीव हो जाए। तो ऑलमोस्ट 51,000 करोड़ तो एक्चुअली काफ़ी कम है एक्चुअली, लेकिन चलिए ठीक है, जैसा नीरज भाई ने कहा चुपके ओएफएस से कर लेंगे। नहीं, मेरे हिसाब से ये नंबर तो हो जाएगा। अगर इस मार्केट में 51,000 करोड़ नहीं रेस करेंगे, जबकि पीएसयू बैंक्स में इतनी री रेटिंग हो चुकी है, तो किस मार्केट में करेंगे? और अब तो आईटी से इतना भाग चुका है। हाँ, इसका एक बहुत बड़ी अहमियत है, बिकॉज फिजिकल मैथ्स धीरे धीरे क्रेडिबल लग रहा है और 5.9% का नंबर दिया गया है। मेरे ख्याल से आरबीआई के लिए रेट्स हाइक करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। मे बी 25 बिप्स कर सकती है, बट अगर इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आता रहे, ये बजट आरबीआई को रेट हाइक करने की कोई लाइसेंस नहीं देती। बिल्कुल, एक्चुअली जो सौरभ ने बात की, एक बार मनी मार्केट भी देख लेते हैं। एक बार पहले तो डॉलर रुपये लेकर आइए, इंट्राडे चार्ट डॉलर रुपये का देख लेते हैं एक बार, और वहाँ पर एक क्लियरली आप इम्पैक्ट देखेंगे। देखिए, डॉलर रुपये जो है ऑलमोस्ट अब डेज हाई पर है। अगर वो नंबर जैसे सौरभ बोल रहे हैं कि काफ़ी क्रेडिबल लग रहा है, तो मार्केट को, और मनी मार्केट काफ़ी ऑब्वियसली इस पर रिएक्ट करेगा, तो उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक बार जरा बॉन्ड मार्केट भी ले आते हैं और देखते हैं कि 10 साल का बॉन्ड कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, वहाँ पर अगर कुछ यील्ड में कमी आई है कि नहीं आई है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू होगा देखने के लिए। 7.30 है। हाँ, बहुत मामूली सा, 3 बेसिस पॉइंट, लेकिन रुपये में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है नीलेश भाई। तो अब सौरभ ने जो बात बोली आरबीआई का नेक्स्ट स्टेप, आपके हिसाब से वहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करें? जैसा सौरभ ने बताया, आरबीआई के पास 2 चॉइस है। 25 बेसिस पॉइंट रेट बढ़ा दे, बिकॉज आज शाम को यूएस फेड शायद 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा, बट देन आप स्टांस चेंज कर सकते हैं कि अब हम न्यूट्रल स्टांस पे आ गए, अब हम रेट यहाँ से इंक्रीज नहीं करेंगे। दूसरा है कि इस बजट से आपको मौका मिलता है रेट हाइक नहीं करने का, और आप ये कह सकते हैं हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, महंगाई नीचे आती दिखती है तो नहीं रेट बढ़ाएंगे, अगर नहीं आती है तो रेट बढ़ाएंगे। सो दोनों ऑप्शंस आरबीआई के पास ओपन है। एंड कुछ हद तक यूएस फेड आज किस तरह से कमेंट्री देता है और क्या एक्शन लेता है, उसको मद्देनजर रख के आरबीआई डिसीजन लेगा। एक चीज़ जो क्लैरिफाई नहीं हुई थी नीरज जी, कि जो हाई
पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, वहाँ पर थोड़ा कुछ टैक्स बेनिफिट कम करने की बात हो रही थी। एक बार जरा कुछ स्टॉक्स लेकर आइए जो लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं, HDFC लाइफ और ICICI प्रू लाइफ, बजाज फिनसर्व और मेरे ख्याल से SBI लाइफ, HDFC लाइफ मेनली लाइफ इंश्योरेंस, LIC खुद, LIC का भी एक बार जरा चार्ट लेकर आइए। और तीनों गिरे हुए हैं, तीनों गिरे हुए हैं। HDFC, ICICI और हाँ, LIC में Pro और जबरदस्त गिरावट है। SBI, हाँ, ये SBI लाइफ, ICICI प्रू लाइफ और HDFC लाइफ, मैक्स भी गिरा हुआ, मैक्स लाइफ भी। इस पर कोई कुछ क्लैरिफिकेशन? ये देखना होगा कि कितनी ऐसी पॉलिसीज हैं जो उस लिमिट के अंडर आ रही हैं, क्योंकि ज्यादातर छोटी पॉलिसीज होती हैं, वो छोटी पॉलिसीज पे इनका इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि कैप जो है वेरी हाई, उन्होंने शब्द यूज किया हुआ वेरी हाई, वी हैव टू सी दैट मेरे ख्याल शायद 5 करोड़ 10 करोड़ होगी, इससे नीचे नहीं होगी। तो अगर वो लिमिट निकल के आई है कि क्या लिमिट है उसमें फाइनेंस बिल में, तो वहाँ इतना मुझे, बट एनीवे। सौरभ, कोई आइडिया आपको इस पर? देखिए, अगर मेरी जो समझ है कि इवन HDFC लाइफ का बहुत बड़ा पॉलिसी होल्डर इंडिया में, उनकी संख्या कुछ खास है नहीं। मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा सा एप्रीहेंसिव ज़्यादा हो रहा है, लोग पहले बेच रहे हैं और फिर सोचेंगे। बट आई डोंट थिंक इवन जो HDFC लाइफ है या SBI लाइफ है, आई डोंट थिंक इतने बड़े इनके पॉलिसी होल्डर होंगे जो FM के बजट की वजह से उनको हानि होगी। ओके, पॉलीकैब, एक बार पॉलीकैब थोड़े से स्टॉक्स जो बेसिकली कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ट्रेंड देखिए एक बार आप। ये सारा का सारा जो मूव है कंजम्पशन में आ रहा है। इंडियन होटल्स ऑब्वियसली नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे वहाँ पर, लेकिन 8% वहाँ पर मूव है, ट्रेंड ऊपर है काफ़ी। पॉलीकैब में आपने एक मूव देखा है। जीमेंस, ये एक स्टॉक है ये। अच्छा, कैपिटल गुड्स का एक इनफैक्ट कैपिटल गुड्स इंडेक्स लेकर आइए एक बार। जो बात हुई थी कि वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है नीरज जी, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 33% बढ़ा, 10 लाख करोड़। कैपिटल गुड्स इंडेक्स देखिए आप एक बार जरा, वहाँ पर जबरदस्त तेजी है। ये ना सीमेंस, ABB, लार्सन एंड ट्यूब्रो, देखिए BSE कैपिटल गुड्स इंडेक्स 2.25% का मूव है यहाँ पर। और ये पूरी की पूरी वो पॉकेट्स हैं जिन्होंने लास्ट टाइम जो एक बुल मार्केट आई थी उसको लीड किया था। कैपिटल गुड्स हो, बैंक्स हो, कंजम्पशन हो, तो एक क्लियरली मार्केट ने अभी थम्स अप दिया। प्लस अभी तक तो लग रहा है कि कुछ चेंज नहीं हुआ है कैपिटल गेंस टैक्स में, तो मान लेते हैं कि वो चेंज भी नहीं हुआ है, तो सोने पे सुहागा और मार्केट अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है। आज एक्चुअली थोड़े ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव है, थोड़ा उससे बहुत फर्क पड़ा है। 25 बेसिस पे जैसे नहीं सके वो डिस्काउंटेड है, फिर तो ये भी डिस्काउंट हो रहा है कि मार्च के बाद वाले शायद वो कटिंग की बात शुरू होने लगी कि कट करने लगी। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, बहुत सारी डिटेलिंग हम लोग की 3 फैक्टर हम लोग देख रहे थे मार्केट में। एक ये पर्सनल टैक्स वाला, दूसरा LTC